नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। और हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन सीरीज़। आपके लिए हिंदी, जीएस और रीजनिंग मैथ्स का अलग अलग प्लेलिस्ट में सभी पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दोस्तों 22 दिसंबर 2017 में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसी में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी का सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को, यानी कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा का प्रमुख कौन था? तो रा का प्रमुख उस टाइम पर अनिल धस्माना जी थे, और उसी टाइम पर ये चेंज हुए थे मिस्टर अब सामंत गोयल। तो वर्तमान में 2020 में प्रमुख कौन है? सामंत गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। बेस्ट ऑप्शन नंबर डी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों यहाँ अनुच्छेद 75 का में मिलेगा आपको देखने को, यह 91वां संशोधन 2003 से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इसमें दो भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों हमें देख रहे हैं जैसे कि हमें पूरी चीज़ें पढ़नी है। विधान परिषद पढ़ना है तो पूरा विधान परिषद की योग्यताएं क्या होती है, विधान परिषद में लोगों का चुनाव, जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा में कैसे चुने जाते हैं, ऐसे राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं, और विधान लोकसभा में कैसे चुने जाते हैं, हमें इन पर ध्यान देना होगा इन टॉपिक्स पे। तो हम इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से, यानी कि 1/12 विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र होते हैं। और 1/12 कौन होता है? न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची का मतलब होता है केंद्र के अंडर। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है? तो दोस्तों शेयर बाजार और वायदा बाजार जो होता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का कंट्रोल रहता है। वही रेगुलेटिंग रूल्स बनाती हैं। बाकी जो वन हो गया, और दिवालियापन और शोध क्षमता समवर्ती सूची के, यानी कि इन पर केंद्र और राज्य दोनों इन पर रूल्स बनाती है, इनका ख्याल रखती है। वनों की देखभाल करना, पशुओं के प्रतिकूलता की रोकथाम, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी है। तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था। और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य, यानी पीड़ित आतंकवादी था या नहीं था, या आम आदमी था नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं। जिसने आक्रमण किया है वह एक साधारण व्यक्ति था या राज्य था, इससे भी कोई मतलब नहीं। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की अब भी आवश्यकता है, और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। तो 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है, इससे सशस्त्र बल अधिनियम 1958 यानी अफस्पा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 47, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है, यानी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य अपना जो है कितना कितना पार्टिसिपेट करती हैं। तो 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच यह आर्थिक भार बटा रहता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के संदर्भ में यह अनुपात 90 और 10 का होगा। तो
और बोर्ड ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी माना है 55:45, जो कि लगभग गलत है, और इस पर हमें लग रहा है लोगों को बोनस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपातकाल की घोषणा का कारण माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। ये 1975 का मामला था। इसमें क्या किया था, इसमें राजनारायण जी जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही इनके यहाँ कहा कि इंदिरा गांधी जो का चुनाव हुआ है वही गलत तरीके से हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने गुस्से में आके फिर आगे कई सारी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो फिर उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। सिर्फ यही नहीं था, लेकिन माना जाता है हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी का चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 49। दोस्तों मैं साथ में ही आपको बता दूं, जैसे कि इसमें और भी केस दिए हैं। कामन काज बनाम भारत संघ, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो दोस्तों मैं एक ऐसी वीडियो आपके साथ आपके पास लेके आऊँगा जिसमें सभी जो बनाम केसेस इंपॉर्टेंट केस हैं उनके मैं डिस्कस करूँगा। उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जात जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार करना या उसकी धमकी देना, मैला ढोने या पशु या मानव से उठाने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर गाली देना, किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना, या लोगों के विरुद्ध देशभाव का बढ़ाना। तो इसमें बेस्ट आंसर रहेगा सभी। ये जितने भी टर्म दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये अगर हम कोई साधारण मनुष्य करता है SC ST के लेकर के, तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत सजा मिलेगी, उस पर केस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और आपको साथ में बता दूं, जो SC ST एक्ट था 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तुरंत गिरफ्तारी के मामले में ढील दी गई थी, जिसके फैसले के उल्टा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम इसमें संशोधन किया गया 2018 पारित करके, और इसको तत्काल गिरफ्तारी को वैध बना दिया गया। अगर कोई ऐसी कोई धमकी देता है या उसको गाली देता है, मैला ढूंढने पे, सब उठाने पे मजबूर करता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें दोनों दोनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहता है किसी राज्य की संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके राज्यों की स्थापना कर सकती है। इनका परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संसद पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जब कोई भी ऐसा करना होता तो राष्ट्रपति को पहले से ही जानकारी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? दोस्तों इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब होता है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी स्वसमाप्ति ऋण वह होता है जैसे किसी ने ऋण लिया और उससे कोई व्यापार किया, व्यापार से जो धन अर्जित किया उससे वो ऋण चुका दिया, इसे कहते हैं स्वसमाप्ति ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो बेस्ट ऑप्शन है जावक निवेश। जावक निवेश एक ऐसा निवेश होता है जिसमें अनिवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के तहत होता है। प्राथमिक बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीय बाजार में होती है। जैसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के जो भी हैं, जैसे किसान भाई हैं हमारे,
वो क्या करते हैं, प्राथमिक बाजार में जो अपनी फसल उगाते हैं वो मिलों, चीनी मिलों, जैसे गन्ना को चीनी मिलों में बेचते हैं, और फिर वहाँ से जो द्वितीयक सेक्टर स्टार्ट हो जाता है कि वो मिल उसका प्रोसेस करके चीनी को इधर उधर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है, यानी कौन सी सूचना आरटीआई के तहत लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। ऑप्शन ए, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय जैसे गेट, आईआईएम, यूपीएससी इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां हाँ मांगी जा सकती हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि बहुत सारे जो आईएएस टॉपर्स रहते हैं उनकी कॉपियां दिखाई जाती है, ऐसे कैसे लिखा है उन्होंने। तो किसी भी परीक्षा संचालक निकाय से उत्तर पत्र की कापियां मांगी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि की आवेदन की स्थिति जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। जैसे कि राशन, आधार कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य पेंशन योजना, इन सब की आवेदन की स्थिति जानने के लिए क्या होता है, आवेदन की स्थिति जाने हम लोग क्या करते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल सूचना और ईमेल का ट्रांसफ़र करता है, तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलेगा। कई निगमों, बैठकों, कैलेंडरों और साझा मेलबॉक्स तथा फोल्डर्स को समन्वय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्शन सर्वर और कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ संयोजन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। दोस्तों यह उस टाइम पे कार्बन के रिलेटेड यानी कि ग्लोबल को रिलेटेड है, तो हो सकता है यह क्वेश्चन 2020 वाली परीक्षा में भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 से 25%। भारत ने समझौते, कोपेनहेगन समझौते में कहा था कि बिना किसी कानूनी बाध्यता के वह 20 से 25% कार्बन को कम करेगा, कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, और 2030 तक 37% कम करने की टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 57। डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्थ स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, यानी कि ये कह रहा अशोक चिन्ह जो था उसको कब अंगीकृत किया गया था। कुछ तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, और ये कहाँ से मिला था, सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउबा, और चूंकि उस समय इलेक्शन हुए इसी कारण से यह क्वेश्चन फिर से करंट में आया और पूछा गया। और वर्तमान में कौन है नेपाल के प्रधानमंत्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि कब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, या किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। ऑप्शन बी है यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराया जा सकते। ऑप्शन सी, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा कर पा रही है। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। अगर ए और बी जैसी कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ऑप्शन सी से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आपातकाल कौन किस में लगता है, 352, 356 और 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 60।
पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पश्चिमी घाट जैसा कि पर्वतीय होते हैं, पर्वतीय वर्षा बेस्ट ऑप्शन है इसका, पर्वतीय। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से भी अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? यानी कौन सा ऐसा केस हुआ था जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग ने इसकी जांच पड़ताल करी थी और यह विवादों में नहीं आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सत्यम कंप्यूटर्स मामला। सत्यम कंप्यूटर्स मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटना और सबसे अंत में घटना। आपातकाल नेक्स्ट ऑप्शन है आपातकाल। नेक्स्ट ऑप्शन MC मेहता बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सबसे पहले क्या हुआ, आपातकाल हुआ, फिर MC मेहता बनाम भारत संघ, ये फिर उसके बाद में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, आपातकाल जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था, उसमें कई PIL डाली गई थी, उससे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। 1979 में हुसैन आरा खातून ने हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 एक केस था जिसमें जनहित याचिका मामला था, जिसमें जेलों में अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इस मामले में 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया था, इसलिए ये केस फेमस है। फिर इसके बाद में घटना घटती है MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम भारत संघ यह भी एक PIL थी। इसने गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे को समाधान करने के लिए PIL डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन कितने तरह से किया जा सकता है? 3 तरह से किया जा सकता है। कौन कौन से? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों यानी कि अनुच्छेद 368 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? सीधे सीधे ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं दोस्तों? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तक और 51A में मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? USSR से।